ये लोग ज़ोंबी से नहीं डर रहे थे। चाहे कितने भी ज़ोंबीज हो, लोग धीरे धीरे उन्हें अलग तरीकों से खत्म कर सकते थे। लेकिन ये ज़ोंबीज जो छुपी हुई थी, इसका मतलब था कि कोई इन सब के पीछे था। अगर जैंगी ने इन्हें डिस्कवर नहीं किया होता और इन्वेस्टिगेशन टीम को नहीं बताया होता, तो हम पूरी तरह से अंधेरे में रहते और ब्लिजर्ड सिटी वापस चले गए होते। तब ज़ोंबी सबवे से और भी ज्यादा भयंकर तरीके से बाहर आती और बड़े फोर्सेस को तबाह कर देती, जिनमें अब ज्यादा कॉम्बैट पावर नहीं बची थी। तो पूरा हेवनली सी सिटी पूरी तरह से खत्म हो जाता। इन्वेस्टिगेशन टीम को मिशन फेलियर की जिम्मेदारी उठानी पड़ती और क्योंकि उन्होंने समय पर प्रॉब्लम नहीं देखा, बहुत सारे ज़ोंबीज रिवर साउथ डोमेन में भी फैल सकते हैं। जैंगी ने चुप और शांत क्राउड को देखा, हाथ मिलाया और धीरे से कहा, मैं भी पहली बार इन्हें देखकर हैरान था। इनका नंबर बहुत ही ज्यादा है। तुम्हारे बिना हेवनली सी सिटी इन्हें नहीं संभाल सकती, इसीलिए मुझे ये कहना है कि तुम फिर से हेल्प करो। जैंगी ने बियान जुनवू और दूसरों को सिंसियर फेस के साथ देखा। बियान जुनवू के सन ग्लासेस के नीचे उसकी आईब्रोज डीपली फरोड थी और ऐसे अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में जल्दी से आइडिया नहीं आ रहा था। उसने पूछा, कितने लोगों को इसके बारे में पता है? जैंगी ने जवाब दिया, सिर्फ मैं और मेरी टीम इसके बारे में जानते हैं। मैंने बाकी फोर्सेस को नहीं बताया है। बियान जुनवू ने जैंगी को गहरी नजर से देखा। क्या तुम्हें लगता है कि इसके पीछे कोई ह्यूमन है? जैंगी ने मुस्कुराया और हेड हिलाया। मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये बात सीरियस है और मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि तुम मुझे बताओ क्या करना है। उसने साई किया और अपनी थाई को जोरदार थप्पड़ से मारा। अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं अपने लोगों को लेकर ये भयानक जगह छोड़ दूंगा। ब्लिजर्ड सिटी अच्छा खाना और एकोमोडेशन प्रोवाइड तो करती है ना? बियान जुनवू ने जैंगी के ह्यूमर को इग्नोर किया। इन इमेजेस के अलावा क्या तुम्हारे पास कोई और इन्फॉर्मेशन है? जैंगी ने हेड हिलाया। नहीं, इस बार सच में कुछ नहीं है। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं एक प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटर नहीं हूँ। मैं बस लकी रहा कि ये सब मिल गया मुझे। बियान जुनवू कुछ देर के लिए चुप रहा, फिर धीरे से हाँ में सर हिलाया। मुझे इसके बारे में पता है। हम इसे डील करने का एक रास्ता निकाल लेंगे, लेकिन जब वक्त आएगा तुम्हें भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जैंगी का एक्सप्रेशन थोड़ा हेजिटेंट था। उसने दुखी आवाज में कहा, हमारी टीम ठीक है, लेकिन दूसरे फैमिलीज की कॉम्बैट पावर 80% से ज्यादा कम हो गई है। क्या वो इतने बड़े ज़ोंबी स्वॉर्म से सच में डील कर सकते हैं? बियान जुनवू ने जवाब दिया, ये तुम्हारा अपना घर है, तो ऑब्वियसली तुम्हें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जैंगी ने साई किया। ठीक है, मैं समझ गया। बियान जुनवू ने उठकर कहा, तो हम पहले जाते हैं। फिर जैंगी ने कहा, क्या तुम लोग छोड़ने से पहले कुछ खाना नहीं चाहोगे? मेरा घर काफी बड़ा है, शायद तुम यहाँ रुककर थोड़ा रेस्ट भी कर सकते हो। लेकिन बियान जुनवू ने डिसेसिव तरीके से हाथ को एक्सटेंड करके जैंगी के काइंडनेस को रिजेक्ट कर दिया। कोई जरूरत नहीं है। हमें दूसरे लोगों के घर में रेस्ट करने की आदत नहीं है। इन्वेस्टिगेशन टीम के लोग बहुत कॉशियस हैं और दूसरों पर आसानी से ट्रस्ट नहीं करते, खास करके अब। जैंगी ने उन्हें ज़ोंबी ग्रुप के बारे में बताया था, जिससे बियान जुनवू को जैंगी पर शक हुआ। कौन गारंटी कर सकता है कि ज़ोंबी ग्रुप को कंट्रोल करने वाला जैंगी नहीं है? आखिरकार ज़ोंबी क्राइसिस के बाद उनकी तरफ से कोई डेथ नहीं हुई है। जैंगी ने अपने नाक को छूते हुए कहा, अगर किसी चीज में मदद चाहिए हो तो जरूर बताना। जैंगी की आईज बहुत सिंसियर थे। बियान जुनवू ने बस नोट किया और फिर बाकी लोगों के साथ जैंगी के शेल्टर से बाहर चला गया। जैंगी फ्रेंच विंडो के पास गया और उसकी कार को दूर जाते हुए देखा। लंबी देर के बाद उसने एक गहरी सांस छोड़ी, आंखों में कुछ खास अफसोस के साथ, क्योंकि उसने कुछ इन्फॉर्मेशन छुपाई थी जो उसने बियान जुनवू और बाकी लोगों को दिखाया। वो सिर्फ रोबोट माउस के द्वारा फिल्म की गई चीजों का एक हिस्सा था। असल में सबवे टनल में आउन डिस्ट्रिक्ट में इनसे ज्यादा ज़ोंबीज थे। लेकिन जैंगी को डर था कि अगर इन्वेस्टिगेशन टीम को ज़ोंबीज की असली काउंटिंग पता चल जाएगी तो वो पीछे हट जाएंगे, जो उसके प्लान के लिए नुकसान हो जाएगा। मैं बस चाहता हूँ कि एंड टाइम्स में अच्छा जीवन गुजारूं। आखिरकार हर किसी को अपनी एबिलिटीज पर ही डिपेंड करना पड़ता है, उसने सोचा। उसने ये भी जाना कि इन्वेस्टिगेशन टीम अब इस बात से नहीं निकल सकती, तो उनकी सेफ्टी कुछ हद तक गारंटी हो जाएगी। अगला स्टेप ये है कि सिचुएशन कैसे डेवलप होती है। अगर सब कुछ उसके लिखे स्क्रिप्ट के मुताबिक होता है तो वो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी बनेगा। स्नो मोबाइल पर इन्वेस्टिगेशन टीम का एटमॉस्फेयर थोड़ा डिप्रेस था। उन्होंने फाइनली ज़ोंबी टाइड को सॉल्व किया था और सोचा था कि हेवनली सी सिटी में ज़ोंबी प्रॉब्लम लगभग सॉल्व हो गई है। अगर पूरी तरह सॉल्व नहीं भी हुई तो जो बची हुई ज़ोंबीज हैं वो बड़े
बड़े प्रॉब्लम नहीं बनेंगी। लेकिन अब उन्होंने जो इमेजेस देखी तो उन्हें समझ आया कि वो कितने नाइव थे। इसका मतलब है कि वो एक बड़े डिलेमा का सामना करने वाले हैं। बियान जिनवू के ब्लैक सनग्लासेस के नीचे उसका एक्सप्रेशन क्लियर नहीं था, लेकिन सबको पता था कि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मूड में है। अब दो चॉइसेस हैं, या तो वापस जाके रिवर्स आउट डोमेन में मदद मांगे और हेडक्वार्टर से ज्यादा लोग भेजने को कहें, या फिर अपने आप और हेवनली सी सिटी के लोकल फोर्सेस के साथ एक और डिकैपिटेशन ऑपरेशन करे। बियान जिनवू दोनों प्लान्स के बीच में हेजिटेट कर रहा था। ये तो क्लियर है कि पहला ऑप्शन सबसे सेफ है, लेकिन इसका मतलब है कि उन्हें ये मानने के लिए तैयार होना पड़ेगा कि वो केपेबल नहीं है। इससे रिवर्स आउट डोमेन के टॉप लीडर्स की नजर में उसका स्टेटस गिर जाएगा और इसके रिजल्ट में मिशंस के थ्रू मिले पॉइंट्स कम हो जाएंगे और ये पॉइंट्स उनकी और उनके परिवारों की ब्लिजर्ड सिटी में जिंदगी गुजारने के लिए मटेरियल गारंटी करती है। लेकिन अगर दूसरा मेथड चूज किया जाता है तो कुछ रिस्क हैं। टीम मेंबर्स बियान जिनवू के ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। लंबी लड़ाई के बाद उनका बियान जिनवू पर पूरा भरोसा है। लंबी सोच विचार के बाद बियान जिनवू ने फाइनली डिसीजन ले लिया। अभी सिचुएशन क्लियर नहीं है और हम आसानी से हेडक्वार्टर से मदद नहीं मांग सकते। अभी प्रायोरिटी ये है कि वहाँ की सिचुएशन समझे। अगर तुम यहाँ खुद से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो तो फिर हेडक्वार्टर्स को परेशानी मत दो। टीम मेंबर्स एक के बाद एक नॉड करते हैं। हाँ, अगर मदद मांगनी भी है तो पहले ये समझना जरूरी है कि हेवनली सी सिटी में क्या सिचुएशन है। इस तरह से हम रीजनेबल मदद मांग सकते हैं बिना मैन पावर वेस्ट किए या मिशन फेल होने का रिस्क बढ़ाए। बियान जिनवू ने अपने दिल में फैसला कर लिया, चलो पहले जैंगी के कहे हुए जगह पर चलते हैं और इन्वेस्टिगेशन करते हैं। बैली चिंकिंग ने सुना और सीरियसली पूछा, क्या तुम चाहते हो कि हेवनली सी सिटी के लोकल फोर्स को भेजे हमारे साथ? बियान जिनवू ने बिना किसी हेजिटेशन के बैली चिंकिंग के सजेशन को रिजेक्ट कर दिया। नहीं, हमें अब किसी को भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। बियान जिनवू का एक्सप्रेशन थोड़ा ठंडा था और उसने डीप वॉइस में कहा, अगर ये नेचुरल डिजास्टर नहीं है बल्कि ये मैनमेड डिजास्टर है तो हमें ये सस्पिशन रखनी चाहिए कि इसके पीछे इन 5 फोर्सेस में से कोई एक हो सकता है। ये सुनकर इन्वेस्टिगेशन टीम के सब लोग सीरियस हो गए। क्या किसी ने ये ज़ोंबीज रेस किए हैं? कौन हो सकता है? क्या जैंगी हो सकता है? वूडी ने फोन करते हुए कहा। इंडीड, सिचुएशन देखते हुए जैंगी बहुत सस्पिशियस लगता है। वो एक ही लीडर है जिसको ज़ोंबी क्राइसिस में कैजुअलिटीज नहीं हुई है। बैली चिंकिंग ने कहा, मुझे नहीं लगता कि जैंगी है। कोई भी काम करने से पहले एक रीजन होना चाहिए और जैंगी के पास इस काम को करने का कोई रीजन नहीं है। उसके पास एंड टाइम्स में सर्वाइव करने के लिए पूरी सप्लाईज हैं और उसके कंपेनियंस भी ठीक है। और फिर उसने हमें ज़ोंबीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी। अगर वो लूनेटिक नहीं है तो वो हमसे, जो रिवर्स आउट डोमेन को रिप्रेजेंट करते हैं, टरकाने की हिम्मत नहीं करेगा। वूडी ने अपना हाथ क्रॉस करते हुए और भी गहरा फ्राउन किया। लेकिन और कौन हो सकता है? उसके अलावा हेवनली सी सिटी के बाकी फोर्सेस को हैवी लॉसेस हुए हैं। अगर उन्होंने ये किया है तो अपनी ही पावर को डिस्ट्रॉय करने के लिए इंटेंशनली ज़ोंबी टाइड को डेटोनेट करना उनके लिए इम्पॉसिबल होगा। फिर मिंग सीयू ने कहा, क्या ये कोई अननोन पावर हो सकता है? बियान जिनवू ने साइलेंस में रहना पसंद किया। उनके पास इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इसीलिए जजमेंट करना मुश्किल था। चलो आउन डिस्ट्रिक्ट चलते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद हम समझ जाएंगे कि क्या चल रहा है। शेल्टर के अंदर बियान जिनवू और दूसरे लोगों को जाने के बाद जैंगी लिविंग रूम में सोफा पर बैठा था। एक सिल्वर मेटल लाइटर को हाथ में लेकर खेल रहा था। लाइटर का लीड खुल और बंद हो रहा था और आग चमक रही थी। ब्लू फ्लेम्स पतली और लंबी थी, एक सेबर की तरह। बाहर बर्फ गिर रही थी लेकिन शेल्टर अंदर से गर्म था जैसे स्प्रिंग का मौसम हो। जैंगी ने फ्लेम्स को देखा और लंबी सोच विचार के बाद फाइनली डिसाइड किया कि वो अपने आसपास के लोगों को सब कुछ बता देगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन टीम को आउन डिस्ट्रिक्ट में धोखा दिया गया था। इसका मतलब है कि वहाँ भी एक बड़े स्केल पर ज़ोंबीज का आउटब्रेक होने वाला है। इसका मतलब है कि हेवनली सी सिटी में असली ज़ोंबी शोडाउन ज्यादा दूर नहीं है। अगर सब कुछ जैंगी के सोच के मुताबिक होता है तो पहले की बैटल स्नो वर्शिप के बाहर एक रियलिस्टिक ड्रामा थी और इस बार डिसिसिव बैटल के दौरान प्रेशर इंडेक्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो पूरा हेवनली सी सिटी ज़ोंबी टाइड से तबाह हो सकता है। जैंगी को ये मेजर समझना होगा और सिचुएशन को अपनी कैपेबिलिटीज के अंदर कंट्रोल करना होगा। कम से कम उसे और उसके आसपास के लोगों की सर्वाइवल को इंश्योर करना होगा और सबसे जरूरी खुद की सर्वाइवल। जैंगी ने लाइटर का लीड क्लिक साउंड के साथ बंद किया और शाई किया और शिया एआई शेल्टर इंटेलिजेंट रोबोट को बुलाया। शिया एआई, सबको शेल्टर में नोटिफाई करो और उन्हें लिविंग रूम में आने के लिए कह दो। ओके, रिसीव्ड। इसके बाद अगले पल में शिया एआई का वॉइस शेल्टर के हर कोने में सुनाई देने लगा। प्लीज शेल्टर में सब लोग
लिविंग रूम में इकट्ठा हो जाएं। इस आवाज को सुनते ही सबके चेहरों पर क्यूरियोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। ज्यादातर लोग नहीं जानते थे कि ज़ोंबी क्राइसिस अभी भी सॉल्व नहीं हुई है। जैंगी तभी सबको मीटिंग के लिए बुलाता था जब मेजर प्रॉब्लम्स होती थी, इसीलिए सबको नहीं पता था कि क्या हुआ है। सिर्फ यांग शिनशिन के आंखों में अंधेरा था और उसने व्हील चेयर को कंट्रोल करके कंट्रोल कंसोल की तरफ जाने लगी। क्या अब अगला स्टेप लेने का समय है? यांग शिनशिन ने पूछा। कुछ मिनट्स बाद शेल्टर के सब लोग लिविंग रूम में इकट्ठा हो गए। सबने जैंगी को देखा। जैंगी, क्या हुआ? क्या फिर से कोई प्रॉब्लम हो गई है? सब थोड़ा नर्वस थे। उन्होंने सोचा था कि ज़ोंबी क्राइसिस खत्म हो गया है और अब वो जिंदगी के मजे ले सकते हैं, लेकिन जैंगी का सीरियस एक्सप्रेशन देखकर उन्हें फिर से चिंता हुई। जैंगी ने सस्पेंस को और ना बढ़ाते हुए सीधा बता दिया, इस बार हेवनली सी सिटी में ज़ोंबी क्राइसिस एक नेचुरल डिजास्टर नहीं है, बल्कि एक मैन मेड डिजास्टर है। इसके पीछे एक बड़ा कॉन्स्पिरेसी है और हेवनली सी सिटी के सब लोग इसमें इन्वॉल्व्ड है। जैंगी ने सब कुछ जेंटल टोन में बताया। शुरुआत शोकीर के डिस्कवरी से की, युआन कोंगे के पास मल्टीपल सुपर पावर्स हैं, और खत्म हुआ आउन डिस्ट्रिक्ट में छुपी हुई लार्ज नंबर ऑफ ज़ोंबीज के डिस्कवरी से। क्योंकि ये मैटर बहुत कॉम्प्लेक्स और लॉन्ग टर्म लेआउट वाला है, जैंगी को धीरे धीरे और स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करके बताना पड़ा। जब जैंगी ने अपनी कहानी खत्म की तब तक आधा घंटा गुजर चुका था। रूम में एक अजीब एटमॉस्फेयर भर गया था। सबके चेहरों पर एक अजीब एक्सप्रेशंस थे, जैसे वो एक सस्पेंसफुल कहानी सुन रहे हो जिसमें कांस्टेंट ट्विस्ट और टर्न्स हैं। अगर ध्यान से नहीं सुना जाए तो हर डिटेल को समझना मुश्किल होता है। कहानी का मजा धीरे धीरे ले सकते हैं। जैंगी ने कहा, अब सबको ये याद रखना जरूरी है कि युआन कोंगे और स्नो वर्शिप सेक्ट का अल्टीमेट गोल है हेवनली सी सिटी के सब फोर्सेस को डिस्ट्रॉय करना और म्यूटेंट्स की पावर्स को हासिल करना। फ्यूचर प्लान्स जो भी हो वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। हमारा रियल प्रॉब्लम ये है कि हम अब इस बड़े ट्रबल से कैसे छुटकारा पाएं। जैंगी के पास नजदीक बैठी यांगमी का चेहरा पीला पड़ गया था जब उसने ये सब सुना। उसने अपनी बाजू को देखा जो फाइन बम से ढका हुआ था। तो क्या मुझे मरना पड़ेगा? डेथ रिटर्न एक एबिलिटी है जो सिर्फ तब एक्टिवेट होती है जब म्यूटेंट को किल किया जाए, जिसमें आई सोल इम्प्लांट किया गया हो। शेल्टर में सिर्फ यांगमी को ही आई सोल इम्प्लांट किया गया था। हालांकि उसकी एबिलिटी ज्यादा ऑक्सिलरी है, पर ये बहुत यूजफुल है। की पॉइंट ये है कि युआन कोंगे के लिए एक म्यूटेंट को मारना एक ही बात है और 1000 को मारना भी एक ही बात है। यांगमी को छोड़ने का कोई रीजन नहीं है। जोकीर सीक्रेटली खुश थी, उसने आई सोल इम्प्लांट नहीं किया। उसने ये भी समझा कि जैंगी ने ये सब उसकी प्रोटेक्शन के लिए किया था। जैंगी ने यांगमी को तसल्ली दी और कहा, अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर सब कुछ जैसे हमने एक्सपेक्ट किया है, युआन कोंगे का कॉन्स्पिरेसी सक्सेसफुल नहीं होगा। लियांग यू ने चिंता से पूछा, लेकिन अगर ये सच हुआ तो युआन कोंगे के पास अब कम से कम डजन्स या हंड्रेड्स ऑफ म्यूटेंट्स हैं जो उसे डील कर सकते हैं। जैंगी ने अपने हाथों को अपने चिन में रखा और कहा, हाँ, और वो है? सबने क्यूरियोसिटी से पूछा, कौन है? बियान जुनवो। जैंगी ने सीरियसली नाम लिया। इसी वजह से उसने अपनी पूरी कोशिश की इन्वेस्टिगेशन टीम को रोके रखने में। जैंगी ने जब बियान जुनवू का नाम लिया तो लियांग यू, अंकल यू और फैटी शू ने नॉड किया। उन्होंने बियान जुनवू की स्ट्रेंथ देखी थी, वो पावरफुल और टेरिफाइंग प्यूपल टेक्निक जो एक ही बार में सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकता है जो उसके नजर के सामने आए। अगर साइड इफेक्ट्स ना होते तो बियान जुनवू का एबिलिटी रेटिंग डेफिनेटली एपिसोनल लेवल तक पहुंच सकता था, लेकिन जैंगी के लिए बस इतना ही काफी है कि उसका पावर युआन कोंगे की कॉन्स्पिरेसी को डिसइंटीग्रेट कर सकता है। उस रात जब जैंगी और बाकी लोग ज़ोंबी आर्मी से सीधा लड़ रहे थे, बियान जुनवू की 7 मैन टीम ने अंडरग्राउंड घुसकर 6 ज़ोंबी किंग्स को एलिमिनेट कर दिया। तब डेफिनेटली बहुत सारे ज़ोंबी किंग को प्रोटेक्ट कर रहे थे अंडरग्राउंड, लेकिन बियान जुनवो और उसकी टीम ने फिर भी डिकैपिटेशन ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट किया। ये दिखाता है कि उनके पास लार्ज नंबर ऑफ ज़ोंबीज के खिलाफ लड़ने के लिए एडिक्वेट मींस है, लेकिन शायद उन्हें एक बड़े प्राइस की पेमेंट करनी पड़े, जैसे बियान जुनवो की लाइफ स्पैन को जो ऑलरेडी छोटी है। जैंगी जानता था कि उसने जो किया वो थोड़ा बेकार था, लेकिन अपने और अपने आसपास के लोगों की अच्छी जिंदगी के लिए उसने कुछ लोगों को सैक्रिफाइस करने के अलावा कोई चॉइस नहीं देखा। अगर उसके दिल में थोड़ा गिल्ट था तो वो इसीलिए था कि बियान जुनवो ने उसे ब्लिज़र्ड सिटी ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया था और कुछ गुडविल दिखाई थी। पर मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, जैंगी ने अपने दिल में सीक्रेटली कहा। अगर एक तरफ कोई सरवाइव करेगा तो मैं और मेरे आसपास के लोग। फिर जैंगी ने सबको फ्यूचर प्लान के बारे में बताया। मैं ये सब तुम्हें इसीलिए बता रहा हूँ ताकि तुम मेंटली प्रिपेयर रह सको। अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और 7 मैन टीम फेल हो जाती है तो हमें हेवनली सी सिटी छोड़ देना पड़ेगा। मेरे स्पेस में काफी सप्लाईज हैं
और हम कहीं और भी जाके अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। बस एक ही रिग्रेट रहेगा कि हम ये शेल्टर जो टॉप लेवल डिफेंस सिस्टम से इक्विप था खो देंगे। नॉन कॉम्बैटेंट्स, जब तुम सो रहे हो तो अपने कपड़े मत उतारो। इन दिनों हमेशा रेडी रहो ट्रांसफर के लिए। कॉम्बैटेंट्स, तुम्हारा टास्क सबसे सिंपल है, हमेशा लड़ने के लिए रेडी रहो और मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो। लियांग यू ने क्यूरियस होके पूछा, हमारे एनिमीज ज़ोंबीज हैं या स्नो वर्शिप सेक्ट? जैंगी ने गहरी सांस ली और उसकी तरफ धीरे से देखा। शायद दोनों। उसके चेहरे पर एक स्माइल थी, लेकिन इसे सुनने के बाद कोई भी हंस नहीं पाया। उन्हें ना सिर्फ लाखों ज़ोंबीज का सामना करना है, बल्कि एक एक्सट्रीमली पावरफुल म्यूटेंट का भी सामना करना है। ये सिचुएशन बस डिस्पेयर से भरी हुई लगती है और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि जैंगी अब कैसे हंस रहा है। जैंगी ने डीप ब्रेथ ली। अब मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ ताकि तुम्हें तसल्ली हो, लेकिन ये सिचुएशन है, बस इसे समझ लो। सबसे बुरा रिजल्ट ये होगा कि हमें हेवनली सी सिटी छोड़ना पड़ेगा। अगर युएनकोंग ये फेल होती है तो भी ज़ोंबी आर्मी को सराउंड करके हमें मारने नहीं आएगा और रिवर साउथ डोमेन कोई मर्सी नहीं दिखाएगा। जैंगी ने हाथ से आसमान की तरफ इशारा किया। गॉड ऑफ डेथ के इनडिस्क्रिमिनेट अटैक पूरे हेवनली सी सिटी को तुरंत तबाह कर देगी। सबके एक्सप्रेशन हेल्पलेस थे, बस एक कड़वे स्माइल के साथ। अगर ये सिचुएशन वाकई में होती है तो उनके पास रेजिस्टेंस का कोई ऑप्शन नहीं है। जैंगी ने सोफा पर लीन करते हुए सीलिंग पर 10 मिलियन के चैंडलर की तरफ देखा और हल्के से कहा, जैसे होना है वैसे होने दो, जो कुछ भी आना है वो आएगा। जैंगी अपनी सिचुएशन को अच्छी तरह से समझता था। हालांकि उसने और यांग शिनशिन ने ज़ोंबी टाइड और स्नो वर्शिप कल्ट के साथ डील करने के लिए प्लान्स बनाए हैं, लेकिन दुनिया सरप्राइजेस से भरी हुई है, इसलिए उसने सबके लिए एक रिट्रीट प्लान भी अरेंज किया है। अगर प्लान फेल होता है तो उन्हें जल्दी से हेवनली सी सिटी छोड़ना पड़ेगा। और युएनकोंग और दूसरों के लिए सबसे ज्यादा नफरत की वजह जैंगी नहीं बल्कि कुछ मेजर फोर्सेस के लोग हैं। आखिरकार अपोकलिप्स के बाद उनके बीच के ग्रीवेंसेस सबसे गहरे हैं और युएनकोंग पहले उन्हें डील करेगी। सब लोग जाके रेडी हो जाओ, जैंगी ने सबसे कहा। फिर उसने सैटेलाइट फोन निकाला और मैकेनिकल माउस को स्टार्ट किया ताकि वो बियान जुनवू और दूसरों के लिए रास्ता दिखाए। आउन डिस्ट्रिक्ट सबवे टनल में बियान जुनवू और बाकी लोग यहाँ यूजुअल तरीके से आए। मिंग सुयू को एरियल फोटो के जरिए नीचे के सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट करने को कहा गया और बाकी लोग भी उसके बाद अंदर एंटर हुए ताकि इन्वेस्टिगेशन की जा सके। उन्हें ज़ोंबीज से डर नहीं लगता था, लेकिन ज़ोंबीज के पीछे के मैनिपुलेटर को लेकर वो कंफ्यूज्ड और वरीड थे। लेकिन अब उनके पास पहले ये कंफर्म करना था कि जैंगी द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन सच थी या नहीं। सब लोग टनल के गहराइयों में घुस गए और मिंग सुयू के एबिलिटी का यूज करके सराउंडिंग सिचुएशन को धीरे धीरे इन्वेस्टिगेट किया। जैंगी ने उन्हें स्पेसिफिक लोकेशन दी जहां ज़ोंबीज मिले थे और उन्होंने जल्दी से इस जगह को ढूंढ लिया। मिंग सुयू की एबिलिटी एक एरिया को 3 किलोमीटर तक कवर कर सकती थी और वो सोए हुए ज़ोंबीज के सिर्फ 3 किलोमीटर दूर थी। उसने देखा कि सबवे टनल के गहराइयों में ज़ोंबीज गंदे और ह्यूमिड एनवायरनमेंट में पड़े हुए थे, जो कि देखने में बहुत ही डरावना लग रहा था। टीम मेंबर ने देखा कि मिंग सुयू का एक्सप्रेशन ठीक नहीं था, तो बियान जुनवू ने पूछा, आगे सब कैसा है? मिंग सुयू ने डीप ब्रेथ ली और फिर अपने टीममेट्स को कहा, यहाँ सच में ज़ोंबीज हैं और इनकी गिनती बहुत डरावनी है। कम से कम हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स हैं। इतने सारे ज़ोंबीज सुन के सबके चेहरे पर चिंता थी, लेकिन वो ज्यादा स्केयर्ड नहीं थे। उनके पास ज़ोंबी से डील करने का काफी एक्सपीरियंस था और उन्हें ज़ोंबी के ग्रुप को कॉम्बैट इफेक्टिवनेस और हैबिट्स पता थी। सोए हुए ज़ोंबीज तब तक नहीं जागते जब तक या तो उन्हें ज़ोंबी किंग कंट्रोल ना करे या फिर लिविंग बीइंग्स की खुशबू ना आए, तो इन्हें डिस्ट्रॉय कर दो। बियान जुनवू ने डिसाइड किया कि पहले सबवे से रिट्रीट किया जाए और फिर रिवर साउथ डोमेन से सपोर्ट मांगा जाए और डायरेक्टली मिसाइल से इस कोऑर्डिनेट पर अटैक करवाया जाए। अब इतने सारे ज़ोंबीज को सिर्फ अपने और हेवनली सी सिटी के रिमेनिंग फोर्सेस से क्लीन अप करना इम्पॉसिबल है। हमें मदद मांगनी होगी। सबने नोट किया, लेकिन जब वो जाने ही वाले थे तभी उन्होंने टनल के एंड से एक सीरीज ऑफ लो रोर सुना। ये रोर्स जैसे एक फ्लड आने की आवाज थी और इवन जमीन भी उनके पाँव के नीचे हिल रही थी। बैली चिंकिंग ने तुरंत चीख कर कहा, ये ज़ोंबी की टाइड है। 7 लोगों का रंग बदल गया। उन्होंने इतना ध्यान रखा था कि कॉप्सेस ग्रुप के लोकेशन के नजदीक रैशली नहीं आए, लेकिन फिर भी उन्हें कॉप्सेस ग्रुप ने देख लिया। अब उनके पास कोई और चॉइस नहीं थी, बस जल्दी से इवैक्यूएट करना था और जमीन पर भागना था। बियान जुनवू ने ऑर्डर दिया और सबने तुरंत वापस भागना शुरू किया। उनके पीछे ज़ोंबीज का ग्रुप एक बड़ी लहर की तरह आ रही थी। उनकी आंखों में एक लाल खून से भरा हुआ चमक था। बड़े टोरेंट में बड़े कॉपर आर्म्ड ज़ोंबीज भी थे और कुछ कॉपर आर्मर्ड फ्लाइंग ज़ोंबीज विद विंग्स भी थे जो टोरेंट के ऊपर से उड़ रहे थे।
ज़ोंबीज की अचानक रायट ने इन्वेस्टिगेशन टीम को जल्दी से अंडरग्राउंड से भागने पर मजबूर कर दिया। जब वो भाग रहे थे तभी उनके पीछे ब्रॉन्ज आर्मर्ड फ्लाइंग ज़ोंबीज ने उन्हें पकड़ लिया। वुडी ने अपना राइट हैंड से एक फ्लोटिंग कैनन बनाया, उन्हें एम किया और एक पावरफुल एनर्जी बीम फायर किया जो एक कॉपर आर्मर्ड फ्लाइंग ज़ोंबी को हिट कर देता है, उसकी चेस्ट में एक बड़ा होल खोल देता है और उसे जमीन पर गिरने पर मजबूर कर देता है। लेकिन ये इंजरी उसके मरने के लिए काफी नहीं थी। उसका डिफेंस नॉर्मल कॉपर आर्मर ज़ोंबी से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। जल्द ही वो फिर से उड़ गया, गुस्से से चीखते हुए और उनका पीछा करते हुए। उसके विंग्स की आवाज धीरे धीरे ज्यादा तेज हो रही थी। इन्वेस्टिगेशन टीम ने काफी फ्लाइंग आर्मर कॉपर ज़ोंबीज को मार दिया। कुछ गलत है, इन ज़ोंबीज के एक्शन पहले से ज्यादा अलग क्यों है? वुडी ने दांत खींचकर कहा। बैली चंकिंग ने कामली एक्सप्लेन किया जब वो दौड़ रहे थे। अगर सब कुछ वैसे ही है जैसे हमने सोचा तो शायद ज़ोंबीज के एक्शन पहले सिर्फ एक परफॉर्मेंस थी। परफॉर्मेंस? क्या वो हमारे लिए परफॉर्मेंस कर रहे हैं? वुडी ने पूछा। बैली चंकिंग ने नोट किया। उनका पर्पस ये है कि हमें ये लगे कि मिशन कंप्लीट हो गया है और फिर हमें हेवनली सी सिटी से निकलने को मजबूर करना है। अब सोचने पर ये सच में बहुत आसान था हमारे लिए ज़ोंबी किंग को मारना, खासकर उस बैटल में जब सारे 6 ज़ोंबी किंग्स एक ही एरिया में आए थे जैसे वो हमारे लिए वहां रखे गए थे। पहली बार बैली चिंग का काम स्माइल छट गया और उसका एक्सप्रेशन थोड़ा ग्लूमी हो गया। अब हमें मिशन कंप्लीट करना है, सिर्फ ज़ोंबी किंग को नहीं मारना बल्कि ज़ोंबी ग्रुप के पीछे के मैनिपुलेटर को भी ढूंढना है। बैली चंकिंग ने अपनी बैग से ह्यूज ब्लैक नाइट्स लैंस उठाई और सबके पीछे ब्लॉक किया। लगभग 3 मीटर लंबी लैंस उसके हाथ में विंड मिल की तरह घूमती थी। एक स्ट्रेंथनिंग म्यूटेंट के रूप में बैली चिंकिंग का एबिलिटी बॉडी के वेरियस फंक्शंस को स्ट्रेंथन करना था, लेकिन ब्लिजर्ड सिटी के टॉप वॉरियर के रूप में वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में अपना अपोनेंट नहीं ढूंढ सकते। आयरन फिस्ट बैली चंकिंग एक अनबीटेबल शील्ड है, वापस जाओ, उसने वुडी से कहा। तुम बॉस और बाकी लोगों को प्रोटेक्ट करो और उन्हें पहले भेजो, मैं रियर को कवर करूंगा। वुडी ने नोट किया और बियान जुनवो और बाकी लोग सबवे एग्जिट की तरफ भाग गए। उन्होंने पीछे नहीं देखा, ये उनका बैली चंकिंग पर भरोसा था। बैली चंकिंग के चेहरे पर एक ठंडा स्माइल था। उसने अपनी लैम्प्स को कॉपर्ड फ्लाइंग आर्मर ज़ोंबीज की तरफ स्वीप किया और कहा, आ जाओ, मैं तुम्हें कचड़ों का ढेर बनाने के लिए तैयार हूँ।